नमस्कार सभी को, जय हिंद। मैं अर्पित शर्मा हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस YouTube प्लेटफॉर्म पर हमारे करंट अफेयर्स की जो सीरीज है, उस करंट अफेयर्स की सीरीज के अगले सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग आ गए हैं, जो लोग जुड़ गए हैं, उनको पता है ना क्या काम करना है। क्या काम करना है? वीडियो को लाइक करना है, अगर पसंद आता है तो ठीक है। वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, जहां जहां पर आप शेयर कर सकते हैं, जिस भी जगह पर, आपके टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, जिसको भी आप शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बल्कि इससे फायदा ही मिलेगा उन लोगों को जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की। तो हम लोगों ने पिछली बार जो है जनवरी के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स कवर किए थे। अब हमारे सेकंड पोर्शन की बारी है। तो उस वीक के जो बेहतरीन क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चंस लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो आपका जो पहला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने आने वाला है। आप सभी लोगों से एक निवेदन कि जो लोग देख रहे हैं क्लास को, वो क्लास में सिर्फ बैठे ना रहें, आप अपने अनुसार आंसर भी देते रहें क्वेश्चंस के, ताकि आप लोगों को पता रहे कि जिस जगह पर आपने गलती करी है उस जगह पर आंसर क्या होना है। ठीक है, आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी आपको सीखने को ही मिलेगा यहां से। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि बस क्लास में ध्यान लगा के रखो, पूरी दुनिया से ध्यान समेट के ले आओगे यहां पर क्लास में, और वीडियो को बस एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अपना आज का पहला क्वेश्चन, यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत भारत ने किस शहर क्षेत्र में सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती की है? भारत की सबसे बड़ी पीस कीपिंग महिला फोर्स जो है वो किस शहर में तैनात की गई है अब तक की? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए बेटा? कीजिए, अज्यूम कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अबेई। क्या राइट आंसर होगा? अबेई इसका राइट आंसर होगा। अब देखो, कई बच्चे बोलेंगे सर इसमें कीव एक्चुअली जो राजधानी है ये यूक्रेन की राजधानी है। कीव यूक्रेन की राजधानी है, यूक्रेन की कैपिटल है कीव, लेकिन कीव में नहीं की गई है। ये कहां पर की गई है? अबेई में की गई है। अबेई कहां पर पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। और सूडान जो देश है, देखिए सूडान का बंटवारा हो गया था, नया सबसे नवीनतम देश अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस साउथ सूडान ही है। एक सूडान है, एक है दक्षिणी सूडान। तो दक्षिणी सूडान विश्व का नवीनतम देश है, और ये बिल्कुल सूडान और साउथ सूडान की बॉर्डर पर पड़ता है अबेई शहर। ठीक है, अभी के टाइम पर अशांति थी बहुत ज्यादा अबेई में। और हालात क्या है एक्चुअली सूडान के साथ समस्या यह है कि वहां पर साउथ सूडान और नॉर्थ सूडान जो है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहता है किसी ना किसी चीज को लेकर। ये बिल्कुल यूं मान के चलिए आप, ये भारत पाकिस्तान तो फिर भी बहुत बेहतर है इससे। सूडान और साउथ सूडान में तो विवाद होते ही रहते हैं किसी ना किसी चीज को लेकर। ठीक है, चलिए अब जानते हैं क्वेश्चन की डिटेल्स के बारे में। ये देख सकते हैं आप, ये ब्लू कैप में इंडियन जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स है उसकी पहचान क्या है? जो स्काई ब्लू कलर की कैप होती है वो इंडियन यूएन पीस कीपिंग फोर्स की होती है। और एक चीज याद रखिएगा, इंडिया जो है ना, इंडिया यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स जो तैनात की जाती है शांति स्थापना के लिए, उसमें इंडिया पूरे विश्व में सेकंड नंबर पर आता है। यानी कि सबसे ज्यादा आर्मी यूनाइटेड नेशंस को शांति की स्थापना के लिए फर्स्ट नंबर पर कौन सा देश है? फर्स्ट नंबर पर है बांग्लादेश। और सेकंड नंबर पर कौन सा देश है? सेकंड नंबर पर है अपना इंडिया। तो इंडिया एंड बांग्लादेश, पहले नंबर पर बांग्लादेश है, सेकंड नंबर पर इंडिया है। ये दो देश जो यूनाइटेड नेशंस को सबसे ज्यादा यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स के लिए आर्मी प्रोवाइड करते हैं। उसमें इंडिया की सबसे बड़ी महिला यूनिट जो है वो कहां पर तैनात की गई है? हाल ही में अबेई में तैनात की गई है। अब इसकी डिटेल्स के बारे में जानते हैं। पहली बार यूएन मिशन पर महिलाओं की सबसे बड़ी सिंगल यूनिट की तैनाती करने जा रहा है। भारतीय बटालियन की तैनाती अबेई में यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स कार्यक्रम के तहत की जा रही है। अबेई साउथ सूडान और सूडान के बॉर्डर का क्षेत्र है। अबेई एरिया कौन सा एरिया है? अबेई एरिया, जैसे हम अगर थार की बात करें ना बेटा, तो समझिएगा आप इस चीज को। थार का मतलब क्या है? थार का मतलब है इंडिया का जो साउथ एशिया का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है उसको थार का डेजर्ट ही कहते हैं। अब थार डेजर्ट जो है ना वो इंडिया की साइड में भी है और थार डेजर्ट पाकिस्तान की साइड में भी है। ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान की साइड, दोनों साइड में है थार डेजर्ट। ठीक है, लाइक सुंदरबंस का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो सुंदरबंस का एरिया इंडिया में भी है और सुंदरबन का एरिया बांग्लादेश में भी पड़ता है।
उसी तरीके से अबेई एरिया है। अबेई एरिया का कुछ हिस्सा कहां पड़ता है, कुछ हिस्सा साउथ सूडान में पड़ता है, और कुछ हिस्सा कहां पर पड़ता है, कुछ हिस्सा जो इसका सूडान देश है वहां पड़ता है। 2004 में स्पेशल प्रोटोकॉल द्वारा विशेष प्रशासनिक दर्जा दिया गया है, यानी कि इंडिया की ये जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स में महिलाओं की तैनाती की गई है, इसको 2004 का एक प्रोटोकॉल आया था, उस प्रोटोकॉल में कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए थे। तो वो जो प्रोविजंस हैं वो इंडिया की जो फीमेल अभी नियुक्ति हुई है उनको भी वह प्रोविजंस दिए गए हैं। पहली बार वर्ष 2007 में पश्चिमी अफ्रीकी देश लाइबेरिया में यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स के तहत भारतीय महिला सैनिकों की तैनाती की गई थी। यह पॉइंट भी याद रखना है आप लोगों को। कौन सा पॉइंट? पहली बार कब की गई थी? 2007 में। कहां पर? अफ्रीकी देश लाइबेरिया, अफ्रीकी देश लाइबेरिया। ज्यादातर एक चीज याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स जो है ना, वो ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज में ही तैनात की जाती है, क्योंकि देखिए अफ्रीकन कंट्रीज में गरीबी भी बहुत ज्यादा है और वहां पर अशांति भी बहुत ज्यादा है। इसी कारण से यूएन पीस कीपिंग फोर्स सबसे ज्यादा उन्हीं देशों में तैनात की जाती है। तो भारत की महिला यूनिट को कब तैनात किया गया था? पहली बार महिला यूनिट को 2007 में कहां पर? लाइबेरिया में नियुक्त किया गया था। पहचान क्या है? पहचान है भैया ब्लू हैट, ठीक है। जो कैप होती है ना, कैप आर्मी की, वो ब्लू कलर की जो कैप है वो भारतीय यूएन की पीस कीपिंग फोर्स की पहचान है। ये चीज याद रखिएगा, हर देश की अलग अलग होती है, उसमें स्काई ब्लू इंडिया की पहचान है। दूसरा क्वेश्चन, भारत के पहले पर्पल महोत्सव का आयोजन कहां हुआ? पहला पर्पल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? महाराष्ट्र, गोवा, केरल और मिजोरम। बताइए, आंसर दीजिए फटाफट से इस क्वेश्चन का। देखते हैं, देखो क्या आंसर देते हैं सब लोग, क्या आंसर देते हैं जानते हैं हम। एक बार कोशिश कीजिए आंसर देने की। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, गोवा। गोवा में भारत का पहला पर्पल महोत्सव मनाया गया है। अब ये पर्पल महोत्सव क्या है, क्यों मनाया जाता है, किस तरीके से मनाया जाता है, इसकी बात करते हैं। तो पहला पर्पल महोत्सव है भारत का, डिटेल्स देखते हैं। देखिए, देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन गोवा में 6 से 8 जनवरी तक किया गया। 6 से 8 जनवरी 2023 तक भारत का पहला पर्पल महोत्सव मनाया गया है। आप देख सकते हैं उसी पर्पल महोत्सव के दौरान की फोटो है। ये गोवा के सीएम है, कौन? गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत हैं। ये इसमें प्रोग्राम में आए थे शिरकत करने भी। तो इस आयोजन का मकसद भारत में दिव्यांगता के प्रति भेदभाव, कलंक और रूढ़िवादिता जैसी बाधाओं को दूर करना है। एक चीज याद रखिएगा, दिव्यांगता जो होती है, दिव्यांग जो लोग होते हैं, उनके लिए जो प्रतीक रंग होता है वो होता है कौन सा? पर्पल कलर। इसके बाद गोवा में होने जा रहे इस फेस्ट के आयोजकों के मुताबिक हमारे देश में खेल का बड़ा महत्व है और एक बड़ी दिव्यांग आबादी होने की वजह से इस बड़े समुदाय के लिए भी खेलों को बढ़ावा देना जरूरी है। और एक चीज याद रखिएगा, दिव्यांगों के लिए जो ओलंपिक गेम्स होते हैं या दिव्यांगों के लिए जो भी खेलों का आयोजन किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर, उसको पैरालंपिक या पैरा गेम्स, पैरालंपिक कहा जाता है या पैरा गेम्स कहा जाता है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो पर्पल कलर डिनोट करता है किसको? दिव्यांगता को। जैसे महिलाओं के लिए पिंक कलर का जो साइन है वो होता है ना, पिंक कलर जो है महिलाओं को डिनोट करता है, उसी तरीके से पर्पल कलर किसको डिनोट करता है? दिव्यांगों को डिनोट करता है, ठीक है। चलिए जानते हैं और डिटेल्स के बारे में इसकी। तो देखिए, पर्पल एम्बेसडर नाम से एक पहल शुरू करी है इस बार। तो ये क्या है पर्पल एम्बेसडर? पर्पल एम्बेसडर का मतलब भारत सरकार 21 तरह के विकलांगता को अधिसूचित किया गया है। इंडिया में जो पैरालिसिस या जो स्पेशल एबिलिटी जिसको बोला जाता है, वो 21 टाइप की स्पेशल एबिलिटीज जो हैं वो बताई गई हैं इंडिया में। तो इसमें से प्रत्येक तरह की विकलांगता का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभागी आयोजन को एम्बेसडर होंगे। यानी कि जितने तरीके की डिसेबिलिटीज नहीं बोलूंगा बेटा, मैं इसे नहीं बोलूंगा, मैं इसको स्पेशल एबिलिटी बोलूंगा। भगवान ने उनको एक स्पेशल एबिलिटी के साथ में नवाजा है, ठीक है। तो
जो लोग स्पेशल एबिलिटी के साथ आए हैं, और 21 टाइप्स की जो स्पेशल एबिलिटीज बताई गई हैं इंडिया में, हर एबिलिटी का हर पर्सन, एक पर्सन हर एबिलिटी से, उसको पर्पल एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है, इस प्रोग्राम के एम्बेसडर के रूप में बनाया गया। अपनी तरह का यह पहला आयोजन है जो दिव्यांग लोगों को समाज व अन्य के साथ में एक मंच पर आता है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म देता है कि वो समाज से जुड़ सके। पर्पल थीम क्यों, तो देखिए ये भी जान लीजिए। पर्पल फेस्ट के आयोजन के मुताबिक इस आयोजन के लिए पर्पल यानी बैंगनी रंग चुने जाने की वजह है कि बैंगनी रंग पॉपुलैरिटी के हिसाब से दिव्यांगता से जुड़ा है। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया पिंक कलर महिलाओं से जुड़ा है, वैसे ही बैंगनी कलर किससे जुड़ा है, बैंगनी कलर पॉपुलैरिटी के हिसाब से दिव्यांगता से जुड़ा है। इस रंग का इस्तेमाल दिव्यांग लोगों की शक्ति का उल्लेख करने, प्रचारकों, डोनेशन और फंड रेजिंग करने के लिए संस्थानों और सरकारों द्वारा भी उपयोग किया जा रहा है। यानी कि देखिए बैंगनी कलर जो है ना, बैंगनी कलर, वो जितने भी दिव्यांगता के लिए काम करने वाले लोग हैं या दिव्यांगता के लिए काम करने वाली वेबसाइट्स वगैरह हैं, कुछ भी हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, प्रचार करने के पर्पज से, डोनेशन लेने के पर्पज से, फंड रेजिंग वगैरह के लिए, या गवर्नमेंट जो स्कीम चलाती है उसमें भी दिव्यांग लोगों के लिए कौन से कलर का यूज किया जाता है, दिव्यांग लोगों के लिए पर्पल कलर जो है उसका यूज किया जाता है। चलिए, तो पर्पल फेस्ट जो है भारत का पहली बार कहां मनाया गया, पर्पल फेस्ट भारत का पहली बार गोवा में मनाया गया। चलिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। हॉर्नबिल फेस्टिवल कई बार क्वेश्चन भी आता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, ठीक है। तो गैस कीजिए एक बार, आप लोग नाम गैस कीजिए, गैस करके बताइए। चलिए हम बता देते हैं, उनका जो रियल नाम है बेटा वो क्या है, रहमान राही। क्या नाम है, रहमान राही। रहमान राही कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे, कश्मीर से पहले मतलब, ठीक है। और उनकी हाल ही में डेथ हो गई है। अब जानते हैं डिटेल्स के बारे में, या फोटो भी देख सकते हैं, रहमान राही साहब की फोटो है और उसी ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ में उनकी फोटो है। तो प्रसिद्ध कवि और कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रोफेसर रहमान राही का निधन हो गया है। वह 98 ईयर्स के थे, 98 साल, ठीक है। सेंचुरी पूरी करने में बेचारे के बस 2 साल पूरे रह गए। हमारी और निम्बस लर्निंग परिवार की और जो माई पाठशाला की टीम है, माई पाठशाला की टीम और पूरी की पूरी निम्बस की टीम उनको एक तरीके से श्रद्धांजलि प्रेषित करती है, ठीक है। उन्होंने कई कविता संग्रह लिखे और कुछ प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं का कश्मीरी भाषा में अनुवाद भी किया। उनका जन्म 6 मई 1925 को हुआ था, ठीक है। कई सारे उन्होंने कविताओं की रचना की है और कई सारी कविताओं का या ग्रंथों का इन्होंने कश्मीरी भाषा में अनुवाद भी किया है, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था, 6 मई 1925 को हुआ था। उन्हें उनके संग्रह, उनका एक संग्रह है, संग्रह का यानी कि मतलब उनका एक काव्य संग्रह है जिसका नाम है सिहारुद ज़ेरन मंच। क्या नाम है, सिहारुद ज़ेरन मंच। इसका इंग्लिश में क्या नाम है, इन ब्लैक ड्रिजल। क्या नाम है, इन ब्लैक ड्रिजल के लिए 2007 में साहित्यिक ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल भी याद रखना, कौन सा साल था, 2007 था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, हाल ही में कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रहमान राही का निधन हुआ है। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था, तो उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से 2007 में सम्मानित किया गया था, यह भी याद रखना। और किसके लिए, इन ब्लैक ड्रिजल या सियारुद ज़ेरन मंच। उन्हें 2000 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 1965 में पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन बने थे, जी शंकर कुरूप बने थे, ये भी याद रखना। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में की गई थी। भारत का साहित्यिक क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और 1965 जो है उसमें पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन बने थे, जी शंकर कुरूप बने थे। चलिए, ये रहमान राही हैं, आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। इंडिया का वो पहला स्टेट कौन सा है जो कंप्लीटली डिजिटल बैंकिंग वाला स्टेट बना है, ठीक है, बताइए। कंप्लीट डिजिटल बैंकिंग वाला स्टेट जो है भारत का, वो कौन सा स्टेट बना है।
हाल ही में बना है फुल डिजिटल बैंकिंग वाला जो स्टेट है, फुल डिजिटल बैंकिंग वाला स्टेट भारत का बना है हाल ही में केरल। केरल भारत का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला स्टेट बना है। तो देखिए केरल राज्य भारत का पहला पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसएलबीसी। एसएलबीसी का मतलब स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी के अनुसार राज्य में अब 3.76 करोड़ बैंक खातों में कम से कम एक प्रोडक्ट डिजिटल रूप में उपलब्ध है। कई सारे तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं बैंकों के। तो केरल में टोटल कितने अकाउंट्स हैं? केरल में टोटल बैंक अकाउंट्स की संख्या है 3.76 करोड़। 3,76,00,000 के समथिंग बैंक अकाउंट्स हैं केरल में। उनमें से हर अकाउंट में किसी ना किसी कम से कम एक टाइप की इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है। कई सारे टाइप होते हैं, उनमें से एक टाइप। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि लोकल सेल्फ गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विकास के साथ साथ बैंकिंग क्षेत्र में तकनीकी विकास के माध्यम से हासिल की, ये जो लक्ष्य है वो हासिल किया जा सका। मुख्यमंत्री कौन है केरल के? केरल के मुख्यमंत्री हैं साहब पी विजयन, पिनरई विजयन। पी विजयन पूरा नाम है, पिनरई विजयन। और कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है वहां पर, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट है। और इसके अलावा अच्छा सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी, इसका संबंध एक और चीज से है, आपको पता नहीं हो तो बता देता हूं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो पूरे वर्ल्ड में कई सारे देशों में फैली हुई कम्युनिस्ट देश, मतलब कम्युनिस्ट ही नहीं, जो लोकतांत्रिक देश है वहां पर भी कम्युनिस्ट पार्टी फैली हुई है। लेकिन एक खास बात बताता हूं मैं आपको, खास बात यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना, इसकी पहली चुनी हुई सरकार भारत से ही चुनी गई थी। चुनी हुई सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी की पहली चुनी हुई सरकार केरल से ही चुनी गई थी। और केरल में इस सरकार के मुख्यमंत्री बने थे कौन? निम्बूरीपाद। निम्बूरीपाद सीएम बने थे कहां के? केरल के। पहले कम्युनिस्ट चुने हुए जो चीफ मिनिस्टर है या चुनी हुई जो सरकार है पूरे विश्व में कम्युनिस्ट, ठीक है, वो बनी थी भारत के ही केरल में। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज भी। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले को। तो देखिए केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने इंटरनेट के अधिकार को अपने नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स के रूप में घोषित कर रखा है। जी हाँ, देखिए केरल का एजुकेशन लेवल क्यों हाई है? इसीलिए हाई है, केरल का एजुकेशन इसलिए हाई है, वहां पर इंटरनेट को भी फंडामेंटल राइट्स में शामिल कर रखा है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में शामिल कर रखा है वहां पर राइट टू इंटरनेट को। आर्टिकल 21 के अंदर, कौन से? आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 के तहत किसको? आर्टिकल 21 के तहत राइट टू इंटरनेट को फंडामेंटल राइट्स में शामिल कर रखा है केरल ने। ठीक है, अब इंटरनेट सभी के पास है, अब सबके पास इंटरनेट है तो भैया सिंपल सी बात, जिसके पास इंटरनेट है वो इंटरनेट बैंकिंग की कोई ना कोई सुविधा को जरूर प्रयोग मिलेगा। इसीलिए केरल जो है भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल इंटरनेट बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? बेंगलोर, अहमदाबाद, इंदौर या पुणे? तो बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया? बताइए कब? 2023 की बात कर रहा हूं मैं, 2023। तो 2023 का प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वो आयोजित किया गया था कहां? इंदौर में। इंदौर में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं आगे डिटेल्स की तरफ। तो देखिए ये प्रवासी भारतीय कन्वेंशन 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मनाया गया 8 से 10 जनवरी 2023 तक। 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का शुभारंभ किया। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 8 से 10 जनवरी के बीच आयोजित किया गया। ठीक है, आयोजित किया गया, एक्चुअली किया गया आएगा यहां पर। और प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। मतलब इस बार कौन थे मुख्य अतिथि? गुयाना देश पड़ता है, गुयाना।
उसके जो राष्ट्रपति हैं कौन, डॉक्टर इरफान अली, उनका संबंध भारत से ही है। उनका संबंध किससे है, भारत से ही है, इसीलिए उनको इस बार के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। ठीक है, चलिए आप मेरे को आप लोग मेरे को एक चीज बताइए, प्रवासी भारतीय दिवस जो होता है ना वो किस लिए मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर लास्ट में हम बताएंगे। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो हर बार कब व क्यों मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। चलिए अब और जानते हैं 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की थीम, प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। प्रवासी, ठीक है, अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार, यानी कि जो प्रवासी भारतीय हैं उन्होंने अमृत काल में, अमृत काल मतलब आज का जो है काल, इस काल में उन्होंने भारत के विकास के लिए अपना असीम योगदान दिया है। इसी के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया इस बार, और इसकी ये वाली मतलब थीम रखी गई इसकी। अच्छा, प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस इसी साल इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 2009 में इस गांधी जी जो है ना, सॉरी 2009 में नहीं, 1909 में गांधी जी जो है 9 जनवरी को ही क्या हुआ था, अफ्रीका से वापस आए थे। और इसी संदर्भ में, सॉरी 1916 में 1916 में 9 जनवरी 1916 को गांधी जी क्या हुआ था, वापस आए थे अफ्रीका से। इसी याद में, इसी चीज की याद में जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो हर साल मनाया जाता है। कब, 8 से 10 जनवरी तक, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताइए। वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस। देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो मनाया जाता है कब सर, 15 सितंबर को, सॉरी माफ कीजिएगा 16 सितंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। नेशनल हिंदी डे, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है हर साल 10 जनवरी को। डिटेल्स जानते हैं, देखिए तो देखिए प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस दुनिया भर में हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ऑब्वियसली हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता होगा। यह दिवस उस दिन के सम्मान में मनाया जाता है जब भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार बोली गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी का जो प्रयोग है वो 10 जनवरी को ही किया गया था, और इसीलिए हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है। वर्ष 1975 में नागपुर में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तब से प्रतिवर्ष दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह के सम्मेलनों का आयोजन किए जाते रहे। तो विश्व हिंदी दिवस कब, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, सॉन्ग नाटू नाटू, फिल्म आरआरआर के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग चॉइस, बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला। इस गाने को किसने कंपोज किया है, बताइए। ये हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन, जब इसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था तब भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, और इसको अब अवार्ड मिल चुका है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिल चुका है। तो अब बताइए जो ये सॉन्ग है इसको कंपोज किसने किया है, किसने बनाया है इस गाने की धुन को। चलिए भैया हम ही बता देते हैं। इस गाने को जो कंपोज किया है वो किया है एम किरवानी ने। किसने, एम किरवानी ने। अब डिटेल जानते हैं देखिए इस क्वेश्चन की। तो देखिए ये एम किरवानी साहब है, आप फोटो देख सकते हैं एम किरवानी साहब की। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में आरआरआर के सॉन्ग नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड जीता। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड जीता है गोल्डन ग्लोब में नाटू नाटू ने, जो कि आरआरआर मूवी का सॉन्ग है। अच्छा, आरआरआर मूवी के डायरेक्टर कौन है, आरआरआर मूवी के डायरेक्टर है एसएस राजामौली। और मैंने आपको पहले भी बताया था एसएस राजामौली जो है उनको क्या किया गया था, एसएस राजामौली को न्यूयॉर्क फिल्म अवार्ड्स में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड दिया गया था। न्यूयॉर्क फिल्म अवार्ड्स में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जो है वो दिया गया था एसएस राजामौली को। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में आरआरआर 2 कैटेगरी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म में नॉमिनेट हुई थी। आरआरआर का यह सॉन्ग एम किरवानी द्वारा कंपोज किया गया है। ये एम किरवानी है, ये मैंने बताया था।
और आरआरआर फिल्म ने भारत में रिकॉर्ड तोड़ कमाई करी थी, रिकॉर्ड तोड़ कमाई जिसको बोलते हैं वो करी थी। चलिए अगला क्वेश्चन, सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा था? सीपीसीबी के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो कौन सा रहा था? तो याद रखिएगा बेटा, सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा कौन सा? गाजियाबाद, जो दिल्ली के पास पड़ता है। ठीक है, सीपीसीबी का पूरा नाम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और इसके अनुसार सबसे प्रदूषित शहर। चलिए तो देखिए, सॉरी माफ कीजिएगा, सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर गाजियाबाद नहीं, गाजियाबाद बाद में है, पहले दिल्ली है। गाजियाबाद की भी रैंकिंग बताएंगे आपको। सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर दिल्ली है, माफ कीजिए। तो देखिए, सीपीसीबी के द्वारा जारी ताजा आंकड़े के अनुसार वर्ष 2022 का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली था, जैसा कि अभी बताया। एनसीएपी ट्रैकर क्या है? एक डिवाइस है जो पॉल्यूशन को क्या करता है, कैच करता है कि किस क्षेत्र में कितना पॉल्यूशन है। की गई रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में पीएम 2 से 5 लेवल का प्रदूषण था, जो सामान्य और सुरक्षित लेवल से 2 गुने स्तर पर है। मतलब जितना पॉल्यूशन होना चाहिए काम चलाओ भी, उससे 2 गुना ज्यादा पॉल्यूशन जो था वो दिल्ली ने झेला था इस बार। दिल्ली के अतिरिक्त इस रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर फरीदाबाद, दिल्ली का ही पड़ोसी शहर है फरीदाबाद सेकंड नंबर पर रहा पॉल्यूशन में, और तीसरे स्थान पर गाजियाबाद रहा। मतलब दिल्ली के पड़ोस में ही है, इधर फरीदाबाद है जो हरियाणा में पड़ता है, इधर गाजियाबाद है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये तीनों पॉल्यूटेड शहर जो है, ये एक ही उस पे आ गए ना, एक ही पट्टी पे आ गए तीनों शहर। ये तीनों भारत के सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज रहे थे। इस लिस्ट में बिहार का पटना चौथे। देखिए छोटे शहर भी अब इसमें बहुत आगे आ गए। बिहार का पांचवा सिटी कौन सा रहा? मुजफ्फरपुर। सोचिए, 5वां सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर मुजफ्फरपुर, जो बहुत कम लोग जानते भी हैं। लोग मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरपुर में फर्क नहीं जानते हैं। वो मुजफ्फरपुर 5वीं रैंक पर आ रहा है। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है बेटा, बहुत ज्यादा। ठीक है, और ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, कि इस पॉल्यूशन को हम कंट्रोल करें हम इस पॉल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन, 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन ऑल इंडिया प्रिसीडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो किस शहर में शुरू हुआ? ठीक है, 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो इस बार आयोजित किया गया था, कहां पर? जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित किया गया था। डिटेल जानते हैं तो देखिए, ये उस प्रोग्राम की इनॉग्रेशन की फोटो है, ये आप देख सकते हैं। ये राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी साहब हैं, ये ओम बिरला साहब हैं, ये भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, और ये राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी हैं। ठीक है, ये इनॉग्रेशन कर रहे हैं दीप प्रज्वलित करके। तो उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। पीठासीन अधिकारी का मतलब हर राज्य में और देश के लेवल पर क्या होती है भैया? पार्लियामेंट जो होती है वो हमारी व्यवस्था की गई है उसकी। तो राज्यों के जितने भी सदन हैं, उन सदन के पीठासीन अधिकारी, जो उस सदन का अध्यक्ष होता है, वो उनका सम्मेलन आयोजित किया गया था जयपुर में। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति सहित विभिन्न विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी क्या थे? उपस्थित थे। मतलब जितनी भी विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं वो सब भी आए थे। इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य लोगों के लाभ के लिए संसद और विधानमंडल में निर्वाचित प्रतिनिधियों के योगदान को बढ़ाना है। सिंपल सी चीजें, ये सब चीजें चलती रहती हैं कि भैया हम मंथन करेंगे, विचार करेंगे। ठीक है, ये सब चीजें चलती रहती हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि राजस्थान से ही जो हमारी संसद है, संसद के दोनों अध्यक्ष, लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति, वो दोनों ही कहां से हैं? दोनों ही राजस्थान से हैं।
याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 64 के अनुसार, आर्टिकल नंबर 64 के अनुसार जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति होता है, वही राज्यसभा का क्या होता है, वही राज्यसभा का सभापति भी होता है। तो ओम बिरला कहां से हैं? कोटा से सांसद हैं। और जगदीप धनखड़ का बिलोंग कहां से करते हैं? जगदीप धनखड़ का जो जन्म स्थान है, उनका जो पालन पोषण वगैरह है, वो सब चीजें कहां पर हुई हैं? वो झुंझुनू, राजस्थान के झुंझुनू जिले में हुई हैं। तो पहली बार जो दोनों सदन है, दोनों सदनों के अध्यक्ष कहां से हैं? राजस्थान से हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की जो रैंकिंग है वो क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग, माफ कीजिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है 2023 में वो क्या है? तो देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग 85 है, 85वीं रैंक पर है भारत। ठीक है, भारत एक 2 स्थान नीचे गिर गया है भैया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया है। इस रैंकिंग में जापान अपने पासपोर्ट के साथ में सबसे शीर्ष पर है। लगातार 5वीं बार जापान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप किया है। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन है टॉप पर? जापान है। चलिए, अच्छा एक और है अर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स, अर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स। अर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में देखिए 2 इंडेक्स से चलते हैं, एक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, एक अर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स। अर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर कौन रहा है भैया? अर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर यूएई रहा है, जबकि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे टॉप पर कौन है? जापान है। जापान 5वें साल अपनी टॉप पोजीशन बरकरार रखे हुए है। भारत के पासपोर्ट की इसमें रैंकिंग 85 है, 85th रैंक मिली है भारत को, बहुत पीछे है भारत। रैंकिंग फ्री वीजा एंट्री को आधार बनाया जाता है। देखिए इसका आधार क्या बनाया जाता है? इसका आधार बनाया जाता है फ्री वीजा एंट्री, यानी कि किस देश के नागरिकों को कितने देशों में बिना वीजा के या फिर वीजा ऑन अराइवल की सुविधा के साथ, यानी कि वहां पर पहुंच गए, पहुंचने के बाद में वीजा ले लो। ठीक है, तो ये या तो बिना वीजा के या वीजा ऑन अराइवल जो है उस सुविधा के साथ में जाने आने दिया जाता है। इस आधार पर इसकी रैंकिंग डिसाइड की जाती है। और जापान जो है, जापान को 120 से अधिक देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्राप्त है। सिंगापुर और साउथ कोरिया इस रैंकिंग में संयुक्त रूप से 2nd रैंक पर रहे। यूएसए जो है इस बार 7th रैंक मिली है यूएसए को। अमेरिका भी इस रैंक में बहुत तो नहीं खैर, पर हाँ थोड़ा बहुत पीछे है, 7th रैंक पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स लंदन स्थित हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। लंदन की संस्था है जो इसे प्रकाशित करती है। याद रखिएगा, हेनले में टॉप पर कौन है? जापान। और अर्टन में टॉप पर कौन है? यूएई। अगला क्वेश्चन, नासा ने किसे अपना नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? जापान ने अपना चीफ टेक्नोलॉजिस्ट, भारत के ही निवासी हैं भैया, मूल निवासी, उनका नाम क्या है? एसी चिरनिया। एसी चिरनिया को नासा ने नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है। डिटेल्स जानते हैं तो देखिए, ये एसी चिरनिया साहब की फोटो देख सकते हैं, ये नासा का लोगो देख सकते हैं। भारत अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट एसी चिरनिया को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें नासा के मुख्यालय में कार्यक्रम और प्रौद्योगिकी नीति के प्रमुख बिल नेल्सन के मुख्य सलाहकार के रूप में नामित किया गया है। बिल नेल्सन कौन है भैया? नासा के जो चीफ टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्नोलॉजी में जो वर्किंग है नासा की, उसके हेड हैं और उनके चीफ एडवाइजर के रूप में नियुक्त किए गए हैं एसी चिरनिया। इससे पूर्व है रिलायबल रोबोटिक्स के उपाध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। साथ ही वह ब्लू ओरिजिन के साथ भी काम किया है, ये कंपनी है, इनके साथ में काम कर चुके हैं। जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इन्होंने क्या की है? जो ग्रेजुएशन है और मास्टर्स है, दोनों डिग्री हासिल किए हैं। कहां से? जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जॉर्जिया देश पड़ता है, वहां से हासिल किए हैं इन्होंने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नामित किया गया है? तो याद रखिएगा बेटा, शांति कुमारी जो है ये आईएएस ऑफिसर हैं। इनको हाल ही में तेलंगाना स्टेट की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नामित किया गया है। तेलंगाना बनाई कब है भैया? तेलंगाना बनाई 2014 में है। तो 2014 के बाद पहली बार किसी महिला को इस पद पर बिठाया गया है। कौन सा पद? जो मुख्य सचिव पद होता है राज्य का, उस पर। डिटेल जानते हैं, देखिए
तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ए शांति कुमारी को तेलंगाना का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। शांति कुमारी ने राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। शांति कुमारी निवर्तमान सोमेश कुमार किसका स्थान लिया है? सोमेश कुमार का स्थान लिया है, जिन्हें डीओपीटी यानी कि केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने तेलंगाना सरकार की सेवा से मुक्त कर दिया है। ठीक है, यानी कि वो क्या हो गए हैं भैया, वो रिटायर हो गए हैं। कौन? जिनकी इन्होंने स्थान लिया है सोमेश कुमार, और सोमेश कुमार की जगह पर ए शांति कुमारी जो है वो क्या बनाई गई हैं, वो तेलंगाना की प्रथम महिला मुख्य सचिव बनाई गई हैं। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे बेटा। आज के क्वेश्चंस यहीं पर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं ये अपनी जो क्वेश्चंस का पिटारा है ये आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब कल मिलेंगे अब अगले वीक के करंट अफेयर्स के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको नमस्ते और जय हिंद। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.